गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर आपके लिए जेके ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल, डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी, जेके सर्च 29 यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। जेके ज्ञान मंच आज का टॉपिक सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों ये है सारे टेस्ट: सीरम सोडियम Na, सीरम पोटेशियम K, सीरम आयोनिक कैल्शियम, सीरम क्लोराइड। ये वैल्यूज़ है जो पेशेंट्स के वैल्यूज़ कई बार रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे आते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको एग्जाम्पल के तौर पर 123 सोडियम, पोटेशियम 5.6, आयोनिक कैल्शियम 4.1, क्लोराइड 91.0। नॉर्मल रेंजेस है सोडियम का, नॉर्मल रेंजेस 133 to 155 मोल पर लीटर, पोटेशियम 3.5 to 5.6 मोल पर लीटर, आयोनिक कैल्शियम 4.2 to 5.5 mg पर DL, मतलब मिलीग्राम पर डेंसिटी पर लीटर, क्लोराइड 91, नॉर्मल रेंजेस 98, 107 मोल मिलीलीटर मोल पर लीटर। Electrolyte test measures level of electrolyte in your body blood like sodium Na plus sodium, potassium K plus, chloride, chlorine and bicarbonate HCO3 that are essentials for various body functions। संक्षेप में, serum electrolyte report is a blood test measuring level of key electrolyte sodium, potassium, chlorine, bicarbonate, magnesium, calcium, which regulates body fluid, nerve and muscles function, acid base balance and overall cellular function। दोस्तों, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में डेली यूजेस में सीरम इलेक्ट्रोलाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। ये हमारे डेली यूजेस के लिए, शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत आवश्यक और ज़रूरी होते हैं, जो बॉडी के या शरीर में फ्लूइड मतलब पानी का बराबर नियंत्रण में होना, नर्व सेल तक हमारे खून और प्लाज्मा और हमारे सेल्स जो होते हैं, सेल्स को नर्व तक लेकर जाना, मसल्स तक पहुंचाना मतलब मसल्स का कार्य करना, एसिड बेस बैलेंस मतलब किडनी को फिल्टर करके नेफ्रॉन से यूरिन फिल्टर होकर हमारा जो यूरिन, हम जो पानी पीते हैं वो यूरिन को फिल्टर करके उसको आउटपुट करना, मतलब यूरिन को फ़िल्टर करके प्रोस्टेट में लेकर जाना, फिर प्रोस्टेट से यूरेथ्रा से आउटपुट बाहर निकल जाना। ओवरऑल ये सेलुलर फंक्शन का कार्य करता है इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोडियम जो होता है ये कंट्रोल फ्लूइड बैलेंस और नर्व मसल्स फंक्शंस को कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो 135 से 145 मोल पर लीटर होना चाहिए। पोटेशियम इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट, नर्व और मसल फंक्शन। ये पोटेशियम हार्ट को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना, नर्व जो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं, नर्व उसको न्यूरॉन्स को प्रॉपर तरीके से कार्य करने के लिए, मसल्स जो हमारे बॉडी पर जो मांस होता है शरीर पर, मसल्स उसको फंक्शन करने के लिए पोटेशियम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि 3.6 to 5.5 मोल पर लीटर होना चाहिए। यह नॉर्मल वैल्यू है। क्लोराइड जो होता है वर्क्स विथ सोडियम टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। क्लोराइड ये सोडियम के साथ मिल करके फ्लूइड मतलब प्लाज्मा को बॉडी के हर पार्ट में, ऑर्गन्स तक ले जाने का कार्य करता है, जो कि 97 to 105 मोल पर लीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज है। कैल्शियम का जो रोल होता है वो वाइटल फॉर बोन्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग, मतलब कैल्शियम जो होता है ये बोन्स को कार्य करने के लिए, बोन्स के फंक्शंस को काम करने के लिए ज़रूरी है। मसल्स को कॉन्स्ट्रक्शन करना मतलब मसल्स का टाइटनेस और लूजनेस, मसल्स जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल्स, काफ मसल्स उनके बहुत अच्छे डेवलप होते हैं।
और नर्व सिग्नल, ब्रेन के पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको सिग्नल भेजना, शरीर के अलग अलग ऑर्गन और शरीर के अलग अलग पार्ट में सिग्नल भेजने का कार्य कैल्शियम करता है, जो कि 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेंसिटी लीटर होना चाहिए। मैग्नीशियम जो होता है वो सपोर्ट मसल्स एंड नर्व फंक्शन। मैग्नीशियम जो होता है वो ब्लड में मसल्स को सपोर्ट करता है ताकि मसल्स रिपेयर हो सके, मसल्स में टूटन ना हो, मसल्स फ्रैक्चर ना हो या मसल्स ब्रेक ना हो। उसको कार्य करने के लिए मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और यही मैग्नीशियम नर्व फंक्शंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 1.46 टू 2.68 मिलीग्राम पर डेंसिटी लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू है। बाइकार्बोनेट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस, मतलब बाइकार्बोनेट भी एक तरीका का इलेक्ट्रोलाइट है जो किडनी फंक्शंस में कार्य करने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 23 टू 30 मिलीलीटर मोल पर लीटर। अब इसके कॉज और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। अब कई कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये इम्बैलेंस, मतलब ऊपर नीचे इसकी मात्रा गिर जाती है नॉर्मल वैल्यू की। जैसे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, मतलब कई मात्रा में फ्लूइड का लॉस होना। जैसे वोमिटिंग, उल्टी आने पर हमारा आधा से ज़्यादा शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। डायरिया, डायरिया आप सब समझते ही होंगे। डायरिया लूज़ मोशन होता है, जो कि लूज़ मोशन के कारण हमारे बॉडी का फ्लूइड सब बाहर निकल जाता है। स्वेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आना किसी इंसान को, ये भी हमारे शरीर का प्लाज्मा पानी को ख़त्म कर देता है। डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी होना। एक्सेसिव वाटर इनटेक, कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही पानी पी लेते हैं और वो इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि उनको हर 2-2, 5-5 मिनट में टॉयलेट आता है, जिससे भी यह हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। किडनी डिसऑर्डर, किडनी का काम करने का जो फंक्शंस होता है ये कई बार बिगड़ जाता है बहुत से लोगों में, बहुत से केस में। जैसे डायबिटीज़ हो जाना, डायबिटीज़ वालों को हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आता है। एड्रिनल ग्लैंड वाले, जो कि किडनी के पास ही हमारा एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और हार्मोन्स को रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में। कई बार इसका डिसऑर्डर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट्स में या कुछ केस में। तो ये केस में भी अगर एड्रिनल ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम्स हो बॉडी में तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। मेडिकेशंस, मतलब मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जैसे डायरेटिक्स। ये डायरेटिक्स टैबलेट्स होती है जो पेशेंट्स को ज़्यादा यूरिन निकलने के लिए दी जाती है डॉक्टर द्वारा। मतलब ज़्यादा मात्रा में ये डायरेटिक्स की गोलियां, टैबलेट्स खाने से बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और वो पेशाब के कारण हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, ये सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कई बॉडी बिल्डर्स, कई केस में या फिर कोई किडनी फंक्शंस के कोई प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर्स लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के टैबलेट्स देते हैं पेशेंट्स को, मरीज़ को। वो दवाइयाँ खाने से भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा होती है वो ऊपर नीचे गड़बड़ा जाती है। तो कई बार पेशेंट को या तो बहुत पेशाब आता है या पेशाब आता ही नहीं है, टॉयलेट। एंटीबायोटिक्स, कई एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर या कहेंगे जिस डॉक्टर को अगर नहीं पता हो पेशेंट्स के केस के बारे में या अब उसके रिपोर्ट्स के बारे में, तो डॉक्टर्स उनको अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिससे पेशेंट के शरीर में इस एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज होने लगता है और ये ओवरडोज के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, मतलब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना, मतलब जैसे विटामिन्स सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, कोबालामिन, ये जितने भी विटामिन्स होते हैं, अगर इनकी कमी या डिफिशिएंसी होने लगती है बॉडी के अंदर तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं।
हार्मोनल इम्बैलेंस, कई बार केस में पेशेंट्स को जैसे डिलीवरी, प्रेगनेंसी या हार्ट प्रॉब्लम्स या और भी कोई जनरल प्रॉब्लम्स के कारण ये हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, या कुछ फास्ट फूड्स या बाहर के खाना खाना या कुछ फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह ऐसे चीज़ें खाने से ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बिगड़ जाते हैं, और ये हार्मोन्स बिगड़ जाने के कारण इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, ये सब बाहर का खाना खाने से ये सब बिगड़ जाते हैं हार्मोन्स, और इस कंडीशन में कॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट्स का। या केस में बहुत से आजकल जनरल जो भी मार्केट्स में देखा जाता है, फास्ट फूड की मात्रा, चाउमीन, मोमोज, चाइनीज़ फूड बहुत आ गए हैं। मेडिकल कंडीशन जैसे हार्ट के फेलियर जैसे कोई हार्ट की कंडीशन की मेडिसिन्स अगर कोई ले रहा है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। लीवर डिसीज़, अगर कोई पेशेंट या कोई केस में अगर लीवर की कोई दवाइयाँ चल रही है पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट का भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। ब्रेन डिसीज़, जैसे कोई ब्रेन की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी के शरीर में या किसी के पेशेंट में केस में अगर चल रही हो, तो ऐसे पेशेंट को भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जैसे कोई ब्रेन का कोई पैरालिसिस हो या हीमेटोमा हो या ब्रेन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, या ऐसे कोई कंडीशन में पेशेंट को ब्रेन का प्रॉब्लम होकर उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे बिगड़ जाते हैं। एंजाइटी, घबराहट होना, किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा घबराहट या बहुत टेंशन होता है, ऐसे कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रेस, टाइम पर सोना नहीं, नींद पूरी नहीं होना इनसोम्निया का भी कारण होता है, और नींद पूरी नहीं होने से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। हाई बीपी, अगर किसी पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम हमेशा है और वो टैबलेट्स खा रहे हैं, तो उनको अपनी टैबलेट्स टाइम पर रेगुलर खाना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह बीपी की टैबलेट्स को अवॉइड करना नहीं चाहिए। टाइम पर बीपी की गोली लेनी चाहिए, वरना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। शुगर, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी अपनी मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए, वरना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनके शरीर में बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम, इन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ बिगड़ जाती है या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल एंड कॉम्प्लिकेशंस, डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़े आपको डिटेल्स बता रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्टर्ब सेलुलर फंक्शंस एंड कैन कॉज कारण, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सेल्स जैसे एंटीबॉडीज़ और या एंटीजेंस होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप सब ने अगर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये सारी जानकारी समझ में आएगी। कार्डियक अरिथमिया एंड पैल्पिटेशन, मैंने पहले वीडियो में लिपिड प्रोफाइल और सारे जो पहले की वीडियोस अपलोड की है, उसमें मैंने ये कार्डियक एरिथमिया के बारे में और पैल्पिटेशन के बारे में डिटेल में बताया है। आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर चेक करें या हमारी वीडियोस को देख लीजिए। मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, पैरालिसिस कंडीशन, मसल्स की वीकनेस होना या कमज़ोर होना, मसल्स का कार्य बराबर नहीं करना, क्रैम्प्स जैसे हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे जकड़न हो जाना, जैसे मसल्स टाइट हो गए, किसी ने पकड़ लिया हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में क्रैम्प्स उसी को कहते हैं जहाँ मसल्स एक तरीके से पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है मसल्स को, उसको क्रैम्प्स कहते हैं। पैरालिसिस कंडीशन, लकवा होना या कोई हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, पीरियोडिक पैरालिसिस या और भी कोई पैरालिसिस की कंडीशन के कारण हार्मोन्स
इनबैलेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। सीजर्स, झटके आना, पेशेंट्स को कई बार झटके आने शुरू हो जाते हैं या पेशेंट अचानक उसके जो शरीर होता है या उसका जो माइंड होता है उसमें रुक कर या कभी भी दिन या रात कभी भी उस पेशेंट को झटका आने लगता है शरीर में, जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उसके ब्रेन के फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए हैं, इस वजह से उसको झटके आ रहे हैं बार बार। इस्चेमिक चेंजेस, आपने कई बार रिपोर्ट्स में देखे होंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऐसे आपने रिपोर्ट्स देखे होंगे, उसमें इस्चेमिक चेंजेस लिखा जाता है। तो ये इस्चेमिक चेंजेस का मतलब होता है कि ब्रेन में खून की कमी, मतलब हमारे ब्रेन के फंक्शंस को काम करने के लिए खून का सप्लाई अगर नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, तो ऐसे कंडीशन में इस्चेमिक चेंजेस होते हैं, जो कि ब्रेन ब्लड सप्लाई, वीक ब्लड सप्लाई, मतलब ब्रेन में खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। फ्लूइड का ओवरलोड और डिहाइड्रेशन, मतलब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के कारण या कोई कोल्ड ड्रिंक, बीवरेज, ऐसे चीज़ें पीने के कारण भी ये ओवरलोड फ्लूइड हो जाता है शरीर में, और ये ओवरलोड फ्लूइड आपके टॉयलेट के ज़रिए बाहर निकल जाता है, आउटपुट, और यह आउटपुट ज़्यादा मात्रा में निकलने से आपके महत्वपूर्ण बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोनिक कैल्शियम, ये सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। या फिर कुछ केस में डिहाइड्रेशन, या फिर पेशेंट अगर पानी कम पी रहा है या पानी पीता ही नहीं है, दिन भर में 1 लीटर 2 लीटर पानी पीता है, तो ऐसे पेशेंट को भी डिहाइड्रेशन होता है, मतलब ऐसे पेशेंट को भी पैथोलॉजिकली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। सीवियर केस कैन लीड टू शॉक, मतलब पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसको अचानक कुछ याद नहीं रहता, उसको अचानक कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है, मतलब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। आज हमने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कॉम्प्लिकेशन, पैथोलॉजी और सारी डिटेल्स। अधिक मोर डिटेल्स में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेके ज्ञान मंच चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने डिसीज़ बीमारी के बारे में जानें, या डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी contact@gmail bagdi harshvardhan144@gmail.com या व्हाट्सएप +91 9765208972 पर संपर्क करें। थैंक्स, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही।